नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में आरोग्यम परमो धर्मा में। आज हम बात करने वाले हैं सीकल सेल एनीमिया के बारे में। सीकल सेल एनीमिया हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो और हो सकता है कुछ लोगों ने सीकल सेल एनीमिया के बारे में अभी ना सुना हो। तो सीकल सेल एनीमिया के बारे में बात करना बहुत आवश्यक है आज के परिवेश में। सीकल सेल एनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इससे हम अगर आपको हो चुका है तो आप इससे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए हमको, और साथ ही साथ अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है तो आयुर्वेद का उसमें क्या रोल हो सकता है, आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे ले सकते हैं और कैसे अपने जो एनीमिया होती है सिकल्स की वजह से उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। तो सिकल सेल एनीमिया जो होती है एक अनुवांशिक बीमारी होती है। ये माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर होती है, मतलब हेरिडिटी कहना चाहिए इसको। ये अनुवांशिक होता है, माता या पिता से दोनों से बच्चों को ये जो बीमारी होता है वो ट्रांसफर होता है। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो जो सिकल सेल एनीमिया को समझने के लिए हमें समझना होगा हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारी आरबीसी होती है, जो हमारी हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं। हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, एल्ब्यूमिन होते हैं, फाइब्रोजिन्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है। तो उसी में एक कंपोनेंट्स होता है जो ब्लड की जो प्रोटीन होता है, जो हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है एचबीए होता है जो सामान्य होता है, और एक होता है एचबीएस जो असामान्य होता है। जो एचबीएस वाला होता है वो सिकल सेल वाले रोगी में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड जो होता है, जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं होती है, जो हमारा आरबीसी होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन में जो होता है, जो एचबीए होता है, उसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को फेफड़े तक लेके जाती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, और फेफड़े से जो है ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो जब होता क्या है कि जो हमारा जो आरबीसी होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हीमोग्लोबिन होते हैं, उसकी जो आरबीसी की नॉर्मल लाइफ होती है वो होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में 120 दिन तक। अगर जैसे हमारा जो नया ब्लड बनता है, जब नया ब्लड हमारा बनता है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होती है, जो रेड ब्लड आरबीसी होती है, वो नॉर्मली 120 दिन तक जो है तो जीवित रहती है, और 120 दिन के बाद वो टूट जाती है। फिर नया हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और सतत हीमोग्लोबिन का नया निर्माण चलते रहता है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर बनी रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सिकल सेल वाला होता है, जो एचबीएस वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है मात्र 15 से 20 दिनों की होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, 15 से 20 दिनों के अंदर ही वो टूट जाते हैं, और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरी नहीं हो पाती है। अब एचबीएस होता क्या है कि जब जल्दी टूटता है, हीमोग्लोबिन जल्दी टूट जाता है, तो टूटने की वजह से उतने ही पर्याप्त मात्रा में ब्लड का निर्माण नहीं हो पाता शरीर में, और हमारा शरीर क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाता है। एनीमिक मतलब होता है हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि शरीर में खून की कमी होती है तो फिर बहुत सारी समस्याएं हमको होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सिकल सेल इसे क्यों नाम दिया गया है। सिकल सेल इसलिए नाम दिया गया है कि जो हमारा नॉर्मल आरबीसी होता है, जो हमारा लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो वो होती हैं, वो गोलाकार होती हैं, और ये हमारा जो होता है वो नॉर्मल जो सामान्य वाला होता है वो लचीली होती हैं, गोलाकार होती हैं, और जो सिकल वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, जो आरबीसी होती है, वो हसियाकार हो जाती है। हसियाकार हो जाती है, साथ साथ में क्या होता है, कड़क होती है। इसलिए इसको हंसिए की वजह से इसको जो है तो सिकल का नाम दिया गया है। अर्ध चंद्रमा के जो हाफ मून शेप कहना चाहिए, जो आधा चंद्रमा होता है उसके शेप का ये जो है तो हो जाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो इस बहुत चिपचिपा ये रहता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो छोटे छोटे हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो वेन्स होती हैं, जो सबसे सबसे पहले क्या होता है, जो छोटे वेसल्स होते हैं उससे ये क्रॉस नहीं कर पाती है, मतलब जब इसका सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, ब्लड का सप्लाई हमारे पूरे शरीर में नहीं हो पाता है। उसकी वजह से ये जो हसियाकार हीमोग्लोबिन होता है, जो सिकल वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को क्रॉस नहीं कर पाता है, वो छोटे जॉइंट्स में जाकर के चिपक जाता है, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, और ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से फिर हमारे उन अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहां हमें बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, और भी कई गंभीर समस्याएं हमको देखने की मिलती है।
अब बात करते हैं दोस्तों कि सीकल सेल एनीमिया जो होता है वो उसका ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता कैसे है। तो सीकल सेल एनीमिया, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सीकल सेल एनीमिया ये जेनेटिक होती है, जिसका जो परीक्षण के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि आपको सीकल सेल एनीमिया है या नहीं है। तो जैसे आज कल विवाह के लिए जो कुंडली का मिलान किया जाता है उससे भी बहुत जरूरी हो चुका है कि आप विवाह के लिए कुंडली का मिलान करें या ना करें, लेकिन शादी से पहले एक सामाजिक जो परिवेश है उसमें ये चलन तो नहीं है कि आप किसी का ब्लड टेस्ट करें या फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं। लेकिन आज के परिवेश के हिसाब से इसमें जो चीजें देखने को आ रही हैं उसके हिसाब से हमें ये लग रहा है कि शादी के पहले भी इस टेस्ट को कराना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस टेस्ट को कराते हैं तो भविष्य में होने वाली संभावनाओं से आप बच सकते हैं। तो जैसे हम अपनी कुंडली का मिलान करते हैं वैसे ही शादी से पहले लड़का और लड़की को अपना सीकल टेस्ट कराना चाहिए। अगर सीकल पॉजिटिव आता है तो फिर हमें ये देखना होगा कि हमें बच्चे करने हैं या नहीं करने हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं या हम वाहक हैं, उसके आधार पे हम उसको तय कर सकते हैं कि हमें विवाह के बाद क्या करना है। अब सीकल सेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सीकल सेल कैरियर होता है और एक होता है रोगी। मतलब एक होता है जो सीकल सेल पॉजिटिव होता है पर वो होता क्या है कि रोगी होता है, मतलब वो जो है तो रोग को आगे बढ़ाने वाला होता है, लेकिन उसके अंदर कोई लक्षण नहीं आ रहे होते हैं, बस वो उसको वाहक का काम करता है, उसको अपने अंदर समाये हुए रखता है, उसके व्यक्ति के शरीर में उसके कोई लक्षण नहीं आते हैं। दूसरा होता है सीकल सेल रोगी होता है। जो सीकल सेल रोगी होता है वो एसएस पैटर्न का होता है, वो उसके अंदर सीकल के सारे लक्षण होते हैं। अब इसमें लक्षण कैसे होते हैं, जैसे बार बार बुखार पड़ना, हमेशा खून की कमी रहना, थकावट होना, हाथ पैर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना, पीलिया होना, पथरी होना और भी ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो लगातार बनी रहती हैं, जिसकी वजह से आप ये महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ है। आपका खान पान भी अच्छा है, आप खाना भी अच्छे से खा पी रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी आपके शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो हमें अपना ये सीकल टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीकल टेस्ट तो हमें कराना चाहिए, और जब सीकल टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके पहले हम बात करते हैं सीकल कुंडली की। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो विवाह के पूर्व भी हमें सीकल सेल का टेस्ट करवाना चाहिए। तो जब हम ये देखते हैं कि जो दो विवाह की बात हम जब कर रहे हैं, तो जब हम सीकल सेल, जब दो समान व्यक्ति होते हैं, सीकल में जब दो समान व्यक्ति होते हैं तो उनसे कोई सीकल सेल होने की कोई संभावना नहीं होती है। मतलब सामान्य हीमोग्लोबिन वाला जो इंसान है वो सामान्य हीमोग्लोबिन, जो उससे संतान होंगे वो सामान्य हीमोग्लोबिन का ही होगा। लेकिन लड़का और लड़की अगर असामान्य हीमोग्लोबिन वाले हैं, मतलब एक सामान्य है जो एक सामान्य हीमोग्लोबिन वाला है, सामान्य है, उसमें सीकल के कोई लक्षण नहीं है, ना तो वाहक के लक्षण है, ना तो वो वाहक है और ना ही रोगी है। अगर एक वाहक सीकल सेल वाहक के साथ ही अगर एक सामान्य व्यक्ति से होती है तो उसमें जो उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो रोग होने की संभावना होती है वो जो है तो कम होती है। इसमें जो बच्चे होंगे वो सामान्य भी हो सकते हैं और सीकल सेल वाहक भी हो सकते हैं। मतलब उनसे जो होने वाले जो संतान होंगे उनमें सीकल सेल के लक्षण भी हो सकते हैं, सीकल सेल वाहक के लक्षण भी हो सकते हैं और सामान्य भी हो सकते हैं, दोनों चीजें होने की संभावना होती है। अब बात होती है सीकल रोगी की और सामान्य व्यक्ति की। अभी हमने बात किया एक सीकल वाहक की और सामान्य व्यक्ति की, अब हम बात कर रहे हैं एक सीकल रोगी है और साथ में एक सीकल रोगी इंसान है और साथ में एक जो है तो सामान्य है। मतलब सीकल रोगी की शादी अगर सामान्य व्यक्ति के साथ होती है तो उसके जो सारे संतान होंगे वो सभी संतानों में सीकल वाहक के लक्षण आएंगे। अगर एक सीकल रोगी व्यक्ति एक सामान्य रोगी व्यक्ति के साथ शादी करता है तो उसके जो आने वाले संतान होंगे वो सभी सीकल वाहक का काम करेंगे। मतलब अपने अंदर जो होंगे वो सीकल सेल बीमारी को लेके चलने वाले होंगे, लेकिन उनके अंदर वो लक्षण नहीं आएंगे। अब बात होती है सीकल वाहक की, मतलब पति भी सीकल वाहक है और पत्नी भी सीकल वाहक है। जब इस तरह में दोनों सीकल वाहक व्यक्ति की शादी आपस में होती है तो उनके जो होने वाले संतान होते हैं उसमें तीनों चीज की संभावना होती है। उसमें सीकल रोगी भी हो सकता है, सीकल वाहक भी हो सकता है, साथ साथ में सीकल सामान्य व्यक्ति भी सामान्य संतान भी पैदा हो सकता है। सामान्य मतलब क्या है कि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की जो संरचना है वो HbA वाला हो, सामान्य वाला होगा, HbS वाला नहीं होगा, उसमें सीकल सेल के कोई लक्षण
नहीं होंगे। और उसके बाद आता है सीकल सेल रोगी। जब दो सीकल सेल रोगी आपस में शादी करते हैं तो उनके बाद जो होने वाले जो संतान होते हैं वो सभी सीकल सेल के ही संतान होते हैं, मतलब उनमें जो लक्षण होते हैं वो सारे के सारे सीकल सेल पॉजिटिव ही होते हैं। अब हमें इसमें क्या बचाव कर सकते हैं कि अब यही इसलिए हम कह रहे हैं कि शादी से पहले हमें टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, हमें जब पता होता है कि मुझे सिकल सेल है, तो मुझे फिर आगे अपनी फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, बच्चा करना है या नहीं करना है, इसके विषय में आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें वो बच्चे को होने वाली संभावना जो है तो सिकल की बनी रहती है। और जो सिकल सेल वाले जो बच्चे होते हैं, अगर उनको समय से बढ़िया इलाज नहीं मिलता है तो उनका जो जीवन कहना लाइफ चक्र कहना चाहिए, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जो उनका जीवन जर्नी होती है, जो लाइफ का जो समय होता है, जीवन जीने का जो समय होता है, वो बहुत ही दुखदायी होता है। और बहुत सारे बच्चे 20, 25, 30 साल की उम्र ही क्रॉस कर पाते हैं अगर उनका व्यवस्थित तरीके से, बराबर तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। और साथ साथ में उनको हमेशा तकलीफ जो है तो बनी रहती है। अब इसके जो सिकल के जो लक्षण हैं, वो लक्षण ज्यादातर लक्षण क्या होते हैं, हमेशा खून की कमी बनी रहती है। आपके खून हमेशा 8 ग्राम, 6 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम बना हुआ रहता है। साथ में शरीर में जोड़ों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आपको बार बार पीलिया हो जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, खास करके हमारे जो छोटे ज्वाइंट्स है उससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बार बार हमको ऐसा लग रहा है कि हर महीने हम बीमार पड़ रहे हैं, बार बार पथरी हो जा रहा है, किडनी की समस्या हो रही है। तो ये जो समस्याएं होती हैं वो सिकल सेल रोगी के लिए सामान्य होता है। तो जब हमें सिकल सेल रोगी, अगर हम कहीं से हमें ये लक्षण आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ये चीजें आपको लग रही हैं कि आप जो हमने आपको बताया, बातें बताई हैं, वो आपको लग रही है कि आपके अंदर ये है, तो आप अपने पास के हॉस्पिटल में जाकर के सिकल सेल टेस्ट करा सकते हैं। सिकल सेल टेस्ट 2 तरीके से होता है। एक होता है सॉल्बिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें पहले ये पता किया जाता है कि आपको सिकल पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसमें अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको हम सस्पेक्टेड कहते हैं। वो सिकल सॉल्बिलिटी टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि सिकल सॉल्बिलिटी में कोई पॉजिटिव आया, मतलब हम उसे पॉजिटिव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये सिकल सस्पेक्टेड है। उसके बाद फिर जो सिकल सॉल्बिलिटी में जो पॉजिटिव आता है उसको हम ब्लड के थ्रू, HPCL टेस्ट होता है, उसके माध्यम से फिर हम कंफर्म करते हैं। साथ में ब्लड का जो होता है वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाते हैं, उससे पता चलता है कि इसमें सिकल के लक्षण है या नहीं है। उससे फिर ये भी पता चलता है, उस ब्लड टेस्ट से ये भी पता चलता है कि आप सिकल के वाहक हैं, सिकल के कैरियर हैं, या सिकल के आप रोगी हैं। अगर आप सिकल के वाहक हैं तो भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं या फिर कुछ समस्या आ रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिकल के रोगी निकल के आते हैं, तो अगर आप सिकल के रोगी हैं तो फिर आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तत्काल आपको दवाइयां अपनी इलाज करवानी पड़ेगी, अपना इलाज लेना पड़ेगा, और साथ साथ में अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद का इसमें क्या रोल हो सकता है। तो जो सिकल का जो रोगी होता है उसमें अधिकतम जो है तो खून की कमी बनी रह सकती है। तो इसमें हम आयुर्वेद के माध्यम से जो दवाइयां हम उसमें देते हैं वो उसकी खून की कमी को दूर करने में मदद करती है। साथ साथ में जो उसकी बॉडी में जो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है, उसकी जो इम्यूनिटी शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, जो बहुत वीक हो गई है, उसको आयुर्वेद के माध्यम से हम ठीक करने का प्रयत्न करते हैं और बहुत हद तक इसमें सफलता मिलती भी है। लेकिन हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि सिकल सेल लाइलाज बीमारी है, क्योंकि जेनेटिक बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। सिर्फ इसको एक ही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है जब हम इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। वो बहुत महंगा है और उसमें भी ट्रांसप्लांटेशन के जो प्रक्रिया है वो भी काफी जटिल है। तो दवाई के माध्यम से सिकल सेल बीमारी को नहीं ठीक किया जा सकता है। बस सिकल सेल बीमारी में जो भी अगर व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसे हाइड्रोक्सी यूरिया अपना बराबर लेते रहना है, फॉलिक एसिड बराबर लेते रहना है। साथ साथ में अगर आपको कुछ तकलीफ लग रही है, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप हमसे फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सहायक तौर पे इसका इलाज दे सकते हैं। दोस्तों, सिकल सेल के बारे में और विस्तार से जो हमारा जो कुछ चीजें रह गया है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते। आज सिकल के लिए इतना ही है। तो आप अब जाकर के अपने निकटतम हॉस्पिटल में अपना जांच जरूर कराएं और आप मुझे बताएं कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और इसके बारे में अवेयरनेस फैल सके। धन्यवाद।